कनक अंदर कमरे में तैयार हो रही थी और विकास उसका बाहर इंतजार कर रहा था। घड़ी की तरफ देखते हुए उसने कनक को आवाज लगाई, अरे मैडम, और कितनी देर लगेगी? पार्टी खत्म हो जाएगी तब आओगी क्या? हाँ हाँ आ रही हूँ। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? अब तैयार भी ढंग से ना हूँ क्या? कनक तैयार होती होती अंदर कमरे में से ही बोली, अब देख लो, तुम्हारा ही मायका है। वो लोग क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें इतना लेट लेके आया हूँ? सोचेंगे कि मैं तुम्हें ही मायके आने नहीं देता। विकास ने सोफे पर बैठते हुए कहा। तो कनक ने अंदर से ही जवाब दिया, अरे जनाब, अगर अच्छे से तैयार होकर नहीं जाऊंगी ना तो वो लोग ये भी कह सकते हैं कि तुम मुझे ढंग से नहीं रखते हो, कुछ पहनने ओढ़ने को नहीं देते हो। फिर ना कहना कि तुमने अपने मायके में मेरी बेइज्जती करा दी। और जोर से हंस दी। विकास भी मुस्कुरा कर रह गया। तभी अचानक दरवाजे की डोरबेल बजी। कनक ने अंदर से ही विकास को आवाज लगाई, विकास जरा देखो तो कौन आया है। जैसा आप कहे मालकिन। कहता हुआ विकास उठा और जाकर दरवाजा खोला तो सामने कुरियर वाला खड़ा था। उसने विकास को देखते ही उससे पूछा, मिस्टर विकास के नाम कुरियर है, क्या वो यहीं रहते हैं? हाँ हाँ मैं ही हूँ, लाओ दो भाई, किसने क्या भेजा है जरा देखो तो। कुरियर वाले ने उसे वह कुरियर पकड़ाया, उसके सिग्नेचर लिया और वहां से निकल गया। विकास कुरियर खोलकर देखने लगा तो उसके नाम एक नोटिस था, जिसे पढ़ते ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसका दिमाग शून्य पड़ गया। तभी अंदर से आते हुए कनक ने कहा, चलो जल्दी जल्दी निकलते हैं, बहुत लेट हो गया। अरे हाँ, कौन आया था विकास? पर विकास ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी भी वह सदमे में था और उस पेपर को दोबारा पढ़ रहा था। उसे बिल्कुल चुपचाप देखकर कनक ने फिर पूछा, क्या हुआ विकास? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर इस पेपर को क्या देख रहे हो? आखिर क्या है इस पेपर में? अब देर नहीं हो रही है क्या? चलो जल्दी। विकास ने कनक की तरफ देखा और वह पेपर उसके हाथ में पकड़ा दिया। कनक ने भी उस पेपर को पढ़ा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल दिखने लगा और वह विकास से बोली, यह औरत ऐसे कैसे कर सकती है? हमें चैन से जीने देगी कि नहीं? अपनी जिंदगी तो सुख चैन से जी ली, अब हमारी जिंदगी नरक बना रही है। पूरा दिमाग ही खराब कर दिया। कह देती हूँ, एक पैसा नहीं देने वाली मैं उस औरत को, देखती हूँ क्या करती है। विकास अब भी चुपचाप ही खड़ा था। उसको चुप देखकर कनक भड़कते हुए बोली, अब बोलो भी, करना क्या है? मैंने पहले ही कहा था, रबड़ को उतना ही खींचो जितना वो खींच सके, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पूरा रबड़ तोड़ने की लगे थे। अब मुझसे क्या पूछ रही हो कि क्या करना है? विकास ने भी भड़कते हुए कहा। कनक भी गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर कमरे में चली गई। दोनों ने अपना जाना कैंसिल कर दिया। थोड़ी देर बाद विकास उस नोटिस को लेकर कमरे में गया। अब कनक से बोला, अब बैठी क्या हो, चलो नानी के घर चलते हैं। मुझे नहीं जाना तुम्हारे नानी के घर पर, और उस औरत की शक्ल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं देखनी। पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। कोर्ट के चक्कर लगाने से अच्छा है नानी जी के घर चलो। विकास ने जब यह बात बोली तो कनक मन मार कर उठी और विकास के साथ उसके नानी जी के घर के लिए रवाना हो गई। नानी के घर जाते समय विकास को अपना बचपन याद आ गया, जो कि काफी गरीबी और तंगहाली में गुजरा था। पिता की मौत के समय ले देकर उनके पास 2 कमरे का घर था। माँ कमला भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। पिता के मरने के बाद घर की जिम्मेदारी माँ पर आ गई। वह पास के स्कूल में जाकर झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम करने लगी, जबकि नाना जी ने बहुत कहा कि विकास को हम रख लेंगे और तुम दूसरी शादी कर लो, पर विकास के लिए वह शादी के लिए तैयार नहीं हुई। विकास पढ़ने में अच्छा था, इसलिए वह उसमें ही अपना भविष्य देखती थी। उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। विकास को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में उसके ननिहाल का बहुत योगदान रहा है। नाना नानी के बाद मामा मामी ने भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। आखिर
सबकी मेहनत रंग लाई और विकास पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा गया। नौकरी लगने के बाद ही कमला ने अपने बेटे विकास के लिए कनक को पसंद कर लिया और उसे अपने बहू बनाकर घर ले आई। विकास ने काफी मेहनत करके अपना बड़ा सा मकान भी बना लिया। 2 साल बाद दोनों एक बेटे के माता पिता भी बन गए। कहते हैं जब सब कुछ अच्छा होने लगता है तो इंसान सही गलत नहीं सोचता है। पैसे की चमक धमक से कनक का स्वभाव बदलने लगा था। अब वह कमला जी की सेवा करना नहीं चाहती थी। कमला जी के हिस्से का खाना बनाना उसे भारी पड़ रहा था। बात बात पर उन्हें ताना देना उसकी आदत हो चुकी थी। धीरे धीरे उसने विकास को भी अपने ही रंग में रंग लिया। अब विकास अपनी पत्नी की ही बात सुनता और वही करता। लेकिन हालात तब ज्यादा बिगड़ गए जब 2 महीने पहले मामा जी की मृत्यु हुई। इधर कमला जी तो अपने मायके गई हुई थी, इधर कनक ने विकास के कान भरने शुरू कर दी और उनके आने के सारे रास्ते बंद कर दिए। कनक जानती थी कि कमला जी को सबसे बड़ा सपोर्ट अपने मायके वालों का था, पर अब मायके वाल में ही कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि मामा जी तो अब रहे नहीं। अब कोई बोलने वाला नहीं था कमला जी की तरफ से। जब 15 दिन का सारा कार्यक्रम निपट गया तो कनक ने विकास से कहकर विमला जी को वृद्ध आश्रम में भेज दिया। तो ये क्या कर रहा है, मुझे आश्रम क्यों लेके आया है? माँ, जब आप और कनक साथ रहती हो तो घर का माहौल खराब हो जाता है। अब आप यहीं रहो और हमें भी चैन से जीने दीजिए। कमला जी रोते हुए बेटे को जाते देख रही थी। पर अब 6 महीने बाद कमला जी की तरफ से नोटिस मामा जी के बेटे महेश ने भेजा था। दोनों इसी बात को लेकर सख्ते में आ चुके थे। मतलब माँ महेश भैया के पास उनके घर पर है। पुरानी बातें सोचते सोचते मामा जी का घर भी आ गया। वहां पहुंचे तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। महेश और माँ बाहर सोफे पर ही बैठे हुए हैं। विकास और कनक को आया हुआ देखकर महेश मुस्कुराकर बोला, हमें पता था कि तुम लोग जरूर आओगे, इसीलिए तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। महेश को इग्नोर करते हुए विकास माँ से बोला, माँ, यह सब क्या है? आपने अपने बेटे को नोटिस भेज दिया? माँ उसकी तरफ देखते हुए बोली, इसमें गलत क्या है विकास? मैंने तो नोटिस ही भेजा है, तुमने तो मुझे वृद्धा आश्रम भेज दिया। यह तो शुक्र मनाओ कि मेरे भाई की क्षमाई थी तो मेरा भतीजा वृद्ध आश्रम उन दोनों लोगों को खाना खिलाने गया था जहां मैं उसे मिल गई, नहीं तो मेरी पूरी जिंदगी वृद्धा आश्रम में ही बीतती। तभी कनक बोली, हाँ तो शौक से रहिए ना अपने मायके में, हमारी छाती पर मूंग क्यों डाल रही हैं आप? मेरे मायके वालों को तो मैं अखंड नहीं रही हूँ बहू, वो मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते। कम से कम मेरी किस्मत इतनी अच्छी तो है, लेकिन मुझे भी तो रहने के लिए अपनी छत चाहिए, अपने खर्चे के लिए पैसे चाहिए। जब मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसको पालने पोसने में लगाई है तो उसका हर्जाना दूसरे से क्यों मांगू? विकास से कुछ कहने से पहले ही कनक बीच में बोल पड़ी, किस चीज के पैसे दे आपको? आपके पास था ही क्या? कोई प्रॉपर्टी नहीं थी आपके पास, और मकान भी हमने बनवाया है। विकास पति है मेरा, एक पैसा नहीं देने दूंगी मैं आपको। बहू, तेरा पति तुझे मुबारक हो, मुझे तो मेरे भरण पोषण के पैसे चाहिए। भीख नहीं मांग रही हूँ, हक मांग रही हूँ। तुम लोग खुद नहीं दोगे तो कोर्ट जाकर लूंगी, पर लूंगी जरूर। आखिर मैंने अपनी पूरी जिंदगी सुहाग की है इसके लिए। चाहती तो मैं भी दूसरी शादी कर सकती थी, तो इसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। कनक भी कहाँ चुप रहने वाली थी, बात को पलटते ही बोली, आखिर आप भी दुनिया वालों के भड़काने में आ गई। अरे ये लोग तो पराए हैं माँ जी, लेकिन हम तो आपके अपने थे। आप हम लोगों से कोर्ट के चक्कर लगवाओगे? उसकी बात सुनकर माँ मुस्कुराते हुए बोली, वाह बहू, आज ये पराए हो गए और तुम अपने, जबकि तुम भूल गई मुझे घर से भी तुमने ही निकाला था।
दर बदर की ठोकर खाने के लिए मुझे छोड़ दिया। यह तो भला हो इन लोगों का कि इन लोगों ने मुझे घर में जगह दी। तब तुम्हें याद नहीं आया कि जो तुम कर रही हो वो कोर्ट के चक्कर लगाने के लायक ही है? तभी महेश बोला, देख विकास, मुझे कनक से कोई बात नहीं करनी। अब तू बता, बाहर सेटलमेंट करेगा या कोर्ट चलेगा? तुम लोगों को बुआ को घर में रहने की छत देनी ही पड़ेगी, भरण पोषण के पैसे देने पड़ेंगे, उनके खर्चे उठाने पड़ेंगे, नहीं तो हम कानून का सहारा ले रहे हैं। और तुम पढ़े लिखे हो, कानून तुम भी जानते हो क्या होगा, तुम्हें भी अच्छे से पता है। इससे पहले कनक कुछ कहती, विकास ने उसे इशारा करके चुप करा दिया और महेश से बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या चाहते हैं आप? ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बुआ को रहने के लिए अपने घर में कमरा देना पड़ेगा, साथ ही उनके गुजर बसर के लिए भरण पोषण देना पड़ेगा। जो घर में रह ही रही हैं तो गुजर बसर के लिए अलग से पैसे क्यों? बीच में ही कनक बोल पड़ी। तभी माँ बोली, बहू, मैं वहां रहूंगी जरूर और अपना खाना पीना खुद ही करूंगी। मुझे तेरे टुकड़ों की जरूरत नहीं है। एक खिलाएगी, चार सुनाएगी, वह सब मुझे नहीं चाहिए। अब आखिरकार पूरा मामला कोर्ट के बाहर ही सेटल किया गया, जिसके तहत कमला जी को घर में रहने के लिए 2 कमरे दे दिए गए और भरण पोषण और बाकी खर्चा विकास को ही उठाना पड़ा। कनक चाहकर भी कुछ ना कर सकी, सिर्फ अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी। कमला जी अब आराम से अपना जीवन जीने लगी।